क्या सच में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? ये रशिया इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? ये वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर इतना सैंक्शन डालने में क्यों जुटी हुई है? ये नेटो क्या है? क्या यूक्रेन सिर्फ एक प्यादा है? और इन सब के बीच में इंडिया का क्या स्टैंड है? 2022 आज से लगभग 15 महीनों से एक वॉर चल रहा है। उसका नाम है रशिया यूक्रेन वॉर। इतने दिनों से चल रहे वॉर से किसी को क्या फर्क पड़ता? रशिया के बॉर्डर पर यूएस की मिसाइल्स, टैंक्स आ रही है। रशिया के सिंपल क्वेश्चन है, क्यों नाटो का बहाना करके हमारे बॉर्डर पर मिसाइल्स, टैंक ला रहे हो? यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका क्या पर्पस सॉल्व होगा? रशिया ने कुछ शर्तें रखी थी और वो एश्योरेंस चाहता था कि अगर वो शर्तें मान ली गई तो वो वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। और वो जो शर्तों की मांग कर रहा था वो नाटो और यूएसए से मांग कर रहा था, ना कि यूक्रेन से। लेकिन वो हमला कर रहा था तो किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। सन 1991 में जब यूक्रेन और रशिया का सेपरेशन हुआ, रशिया उससे ज्यादा खुश नहीं था। पुतिन ने ये भी कहा था कि दोनों देश एक ही है, दोनों की हिस्ट्री और कल्चर सेम ही है। यूक्रेन ने 1996 में एनपीटी के तहत अपने सारे न्यूक्लियर हथियार रशिया के स्वाधीन किए थे। अगर आप सोचिए कि अगर वो उसके पास रहते तो आज सिनारियो कुछ अलग ही होता। अगर हम इस मैप को देखें, वेस्टर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन, उसमें 30% आबादी जो थी वो प्रो रशियन थी। 2014 तक तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। मिस्टर विक्टर जो थे वो प्रो रशियन थे। यूक्रेन प्रेसिडेंट नाटो ज्वाइन करना चाहता था। इसकी वजह से नाटो जो है वो रशिया के बॉर्डर के ऊपर आ जाता। रशिया यूएसए से रिटर्न में गारंटी मांग रहा था कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन यूएसए ने ये गारंटी देने से मना कर दिया। फिर भी रशिया इतना एग्रेसिव क्यों है और वो यूक्रेन पे हमला करने के लिए इतना एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहा है? उसका आंसर है एनर्जी। रशिया की 30% इकोनॉमी ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। यूरोपियन यूनियन की लगभग 35% गैस सप्लाई रशिया से आता है। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और इन सब के बीच में यूक्रेन का क्या रोल है? जब रशिया और यूक्रेन एक देश हुआ करते थे तब सोवियत यूनियन ने एक पाइपलाइन बनाई हुई थी, और जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ तभी इसी पाइपलाइन को यूज करने के लिए उसे हेवी टैरिफ मांगने लगा। यूरोपियन यूनियन का लगभग 80% ऑफ गैस इसी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होता है। रिसेंटली 2005 में ब्लैक सी में और एक गैस रिजर्वायर पाया गया और वो आता है यूक्रेन टेरिटरी। अगर हम रशिया से कंपेयर करें यूक्रेन को तो यूक्रेन एक गरीब देश है। उसके पास ना रिसोर्सेस है ना वैलिड रीजन है, लेकिन रशिया के पास एक वैलिड रीजन भी है और रिसोर्सेस भी। इन सभी मुद्दों से मैं सबको क्या दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के रीजंस को भी देखना जरूरी है। अगर आपको पता रहेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे शुरू हुआ था, आपको पता रहेगा वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे शुरू हुआ था, तो आपको ये भी पता रहेगा कि वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 28 जून 1914 बोस्निया के एक 19 साल के छोटे से बच्चे ने फ्रीडम के लिए ऑस्ट्रिया हंगेरियन प्रिंस को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। इसी बात का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया हंगेरिया ने साइबेरिया के ऊपर हमला कर दिया और चेन ऑफ फ्रेंडशिप के तहत बाकी के देश भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके और उसके बाद सबके बाद आया यूएसए और जापान। ऐसी ही सिमिलैरिटीज अगर हम देखें जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी थी, जो कि शुरू हुआ था 31 अगस्त 1939। उस वक्त हिटलर ने नाजी जर्मनी को एक्सपांशन करने के लिए पोलैंड के ऊपर हमला किया। उसी तरह से चेन ऑफ फ्रेंडशिप के तहत बाकी के देश भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बनाया गया था 1949 को। उसका मेन पर्पज सोवियत ताकतों से लड़के वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। नाटो एक देशों का झुंड है, इसका मतलब है
कि किसी एक देश के ऊपर हमला मतलब सब देशों के ऊपर हमला। सन 1949 को ये जो देश आप देख रहे हैं वो थे इसके फाउंडिंग मेंबर। और सन 1949 ही क्यों? क्योंकि रशिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया हुआ था। दूसरे महायुद्ध के बाद दो सुपर पावर थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। ये जो सोवियत यूनियन जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, उसको अपनी साइज की वजह से सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज था। और इसी एडवांटेज को कम करने के लिए नाटो ने अपना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। और उसी वक्त 1949 को 7 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ वार्सो पैक्ट साइन किया। कोल्ड वॉर में यही सब चलता रहा, दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहे। जैसे CIA सोवियत यूनियन में अपनी जासूसी करती थी, वैसे ही KGB अपनी जासूसी अमेरिका में करती थी। सन 1991 में इस सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो जिस एजेंडा के तहत ये नाटो बनाया गया था, फिर भी अभी तक नाटो क्यों है? फिर भी नाटो ने अपना एक्सपांशन जारी रखा और यूरोपियन कंट्रीज को ऐड करता गया। लेकिन रशिया ये मानता है कि अगर हम नाटो को बढ़ावा देते रहे तो ये दुनिया का पुलिस बन के अपने पावर बढ़ाता रहेगा। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, सबके ऊपर सैंक्शंस डालता है, इन सब के बीच में वो क्या कर रहा है? अगर अमेरिका को सच में यूक्रेन की इतनी चिंता रहती तो वो अफगानिस्तान को रातों रात छोड़ के नहीं भाग जाता। यूएस को हम सब ने एक क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अगर हम सबको पता है कि रशिया एक एग्रेसर है, तो हम उसके एग्रेशन का टेस्ट क्यों ले रहे हैं? जब यूएसए ने इराक के ऊपर हमला किया और उनके ऑयल रिजर्वायर पर अपना कब्जा जमाया, तब वो सही था या गलत? इसका भी आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। जब इंडिया को कश्मीर के लिए न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, जब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के लिए और यूएनओ में अपनी परमानेंट सीट को पाने के लिए जब भी कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तभी यूक्रेन ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। कोई भी कंट्री कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो वॉर स्टार्ट करे, और आई थिंक रशिया भी कभी नहीं चाहेगा कि वो वॉर स्टार्ट करे। तो सही मायनों में मुझे लगता है कि इंडिया का स्टैंड सही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट होता है और किसी भी मामले में इंडिया का एक बहुत बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के मायनों में और इकोनॉमी के मामले में। तो इंडिया का सुनना सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। उसके लिए वो जो स्टैंड ले रहा है वो अपने लोगों के लिए ले रहा है, और मेरे माने तो उसका स्टैंड सही है। To more such content, subscribe to our channel, Change, and be the change maker.